Hello and welcome everyone. This is Naveen and we are live on Rank Up J YouTube channel. I hope all of you are doing well. We'll start in a few minutes, but उससे पहले मैं अपनी ऑडियो और वीडियो चेक कर लूं, क्योंकि टेक्निकली अगर दिक्कत रहेगी तो हमारी बातें एक दूसरे तक नहीं पहुंचेंगी। ठीक है, यार सब सॉर्टेड है, बहुत बढ़िया। चलो स्टार्ट करते हैं यार। अपन अभी तक क्या करते हुए हमने अभी तक डायमेंशन एनालिसिस देख लिया, हमने डायमेंशन देखे, हमने देखा कि यूनिट का यूज क्या है, यूनिट सिस्टम ऑफ यूनिट्स वगैरह क्या होती है, सारी चीजें हमने देख ली। अब जो आगे वाली चीज है वो एरर वगैरह में बहुत यूज होती है, ये चीज जो है वो एरर वगैरह में बहुत यूज होती है। वो टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड राउंडिंग ऑफ। बहुत ईजी है, बट लोग जनरली गलती करते हैं और भूल जाते हैं, मतलब समझ रहे हो। तो ये छोटा सा टॉपिक है, एक बार पढ़ लोगे, एक बार में समझ लोगे तो तुम्हें कभी दिक्कत नहीं आएगी, कभी फ्यूचर में क्वेश्चन आएगा। 12th क्लास में तुम लोग ये चीजें नहीं कर रहे हो, यूनिट्स एंड डायमेंशन पे इतना ध्यान नहीं दोगे, क्योंकि तुम्हारे पास और इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे। तो ये बेस्ट चीज है, ये बेस्ट चीज है कि तुम अभी इसे कर लो एक बार अच्छे से सारे रूल्स वगैरह देख लो, देन तुम्हारा चैप्टर फिनिश, उसके बाद तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है यार, स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम नवीन है, IIT रुड़की से ग्रेजुएटेड हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह ही परेशान था 4 साल पहले कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या सारी चीजें हैं ना। सेम चीज सेम सिनेरियो मेरे साथ भी था, बट मैंने एग्जाम एक बार जैसे ही क्लियर किया, मेरे को समझ में आ गया कि यार ये सारी चीजें मैं ऐसे इस तरीके से करूंगा तो यार इस वाले चैप्टर से मुझे ज्यादा फायदा मिलेगा, इस वाले चैप्टर से मैं ज्यादा चीजें एक्स्ट्रा कर पाऊंगा, ज्यादा मार्क्स ले पाऊंगा। तो ये सारा जो ज्ञान है, ये सारी जो नॉलेज है, ये मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ। ठीक है, तो उसके लिए चैनल के साथ बने रहना, मेरी वीडियोस देखना। जैसे जैसे तुम मेरी वीडियोस देखोगे तुम्हारे फिजिक्स के मार्क्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, क्लियर है चीज। अब यार यूट्यूब पे देख के तुम लोग थ्योरी वगैरह देख सकते हो, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये यार कि ऐसा कोई तरीका है कि यार तुम्हें वो इकोसिस्टम पूरा एनवायरनमेंट मिले तुम्हारे एग्जाम के लिए, प्रिपरेशन के लिए। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यार तुमने सुना होगा ना कि एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है, किसी भी एग्जाम की जो प्रिपरेशन होती है, वो उसमें 18 घंटे 12 घंटे 10 घंटे तुम्हें पढ़ने का सजेशन मिलता है। वो सजेशन किस बेसिस पे मिलता है कि यार तुम 18 घंटे उस एग्जाम वाले माइंडसेट में हो कि तुम यार जैसे ही कोई चीज देखते हो, तुमने लाइट ज्यादा तेज जलती हुई देखी तो तुम्हारे दिमाग में इंटेंसिटी आ गई, तुमने लाइट जो है वो धीरे जलती हुई देख ली तो तुम्हारे दिमाग में कुछ और आ गया। तो क्या हमारे पास ऐसा कोई तरीका है, कोई ऑप्शन है जिससे हम वो इकोसिस्टम, वो एनवायरमेंट अपने लिए बना सके? तो बिल्कुल एक ऐसा तरीका है तुम्हारे पास जिससे तुम वो इकोसिस्टम, वो एनवायरमेंट बना सकते हो। तुम्हारे पास क्या है, अनअकैडमी ऐप है, सिंपली इंस्टॉल कर लेना प्ले स्टोर से, सबको आता ही होगा। देन लॉग इन कर लेना, नंबर से भी कर सकते हो, ईमेल आईडी से भी कर सकते हो, तुम्हारी प्रेफरेंस है, कोई दिक्कत नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, ट्राई अनअकैडमी फॉर फ्री। अगर मेरी बात तुम्हें समझ में नहीं आती, तुम्हें लगता है यार थोड़ा रिस्क है, थोड़ा डर लग रहा है, तो फ्री में ट्राई करके देखो ना। मेरी फ्री क्लासेस होती हैं, बहुत सारे टॉप एजुकेटर्स हैं उनकी फ्री क्लासेस होती है, उन्हें अटेंड करके देखो। तुम जैसे ही उन्हें अटेंड करके देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि वहां इंटरेक्शन टीचर्स के साथ कितना अच्छा है, कितना प्यारा तरीका है वो अपने और टीचर के बीच में जो हमारी बातचीत है, जो मैं पढ़ाना चाहता हूँ, वो वहाँ कितने फ्लुएंटली हम समझा सकते हैं। ये चीज तुम्हें तुरंत समझ में आ जाएगी। वहां पर वॉइस से बात हो सकती है, मतलब समझ रहे हो, मैं और तुम डायरेक्टली वॉइस से कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक अ फोन कॉल। ठीक है, ये फीचर जो है बहुत प्यारा है वहां पे। ठीक, अब यार प्राइसिंग और क्वालिटी और अफोर्डेबिलिटी की बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी। क्वालिटी का अगर मैं समझाऊं तो यार 2 बार से लगातार 100% स्कोर हुई है अनअकैडमी से पढ़ने वाले बच्चों की। तो यार तुम समझ सकते हो कि यार क्वालिटी में तो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता कि यार तुम लोग कहाँ बैठ के पढ़ रहे हो, सेम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन विल बी प्रोवाइडेड टू एवरीवन। क्लियर है ये चीज। देन प्राइसेस का मैं थोड़ा समझा देता हूँ, उससे पहले थोड़ा यार ये देख लो, टाइमलाइन देख लेते हैं अपन, प्राइसिंग वगैरह की बात बाद में कर लेंगे। टाइमलाइन का ऐसा सीन यार, जिसके पास जितना टाइम है वो उतना ही टाइम उस एग्जाम को दे सकता है। तो यार जो 2 साल वाला सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके पास 2 साल तो होने ही चाहिए एटलीस्ट। तो ऐसे कौन से बच्चे हैं, 11th 9th और 10th वाले। 1 साल वाले कौन है, 12th और ड्रॉपर। 11th 9th और 10th वाले सोच रहे होंगे कि यार हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो टॉप रैंकर्स होते हैं, जो 1 से 150 रैंक स्कोर करते हैं, वो लोग अपना 10th तक सिलेबस खत्म कर चुके होते हैं और 2 साल खाली प्रैक्टिस करते हैं। तो ये चीज जब तुम्हें पता है तो यार तुम उस चीज की तरफ क्यों नहीं जाना चाहते। वो तुम्हारा रिजल्ट इंप्रूव ही करेगा, जितना जल्दी सिलेबस करोगे उतना टाइम तुम्हारे पास प्रैक्टिस के लिए होगा और सब चीज आसानी से जाएंगी, स्मूथली जाएंगी। ठीक है, क्लियर है ये चीज। देन 18 महीने वाले में डाउट हो गया यार ये किसे लेना है। ये उन्हें लेना है जो 11th में आ तो गए थे, आगे उन्हें बाद में रियलाइज हुआ कि यार हमें IIT JEE नाम का एक एग्जाम देना है, यार बहुत अच्छा एग्जाम है, जो भी PCM वाली फील्ड से आते हैं, कैटेगरी से आते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम है। तो उन्हें बाद में पता लगा, सपोज 6 महीने बाद पता लगा, तो यार वो 12 महीने भी नहीं दे सकते, क्योंकि उनके 6 महीने वेस्ट हो जाएंगे। 24 महीने वाला उनके लिए उनका क्रॉस कर जाएगा लिमिट को, जो उनकी टाइम लिमिट है, तो वो 18 महीने वाला सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। आई गेस ये चीज क्लियर है। अब प्राइस की थोड़ी बात कर लेते हैं। यहाँ पे अभी तुम्हें ये प्लस का सब्सक्रिप्शन है, व्हाइट हो रखा है, ये देखो, तो इससे तुम्हें आइडिया लग रहा होगा, ये आइकॉनिक का है। ठीक है, द थिंग इज कि यार ये अभी तुम्हें 80 रुपए पर दिन पड़ रहा है।
ठीक है। अभी का जो प्राइस है ये भी बहुत कम है, बहुत मिनिमल रखा गया है, जितना मिनिमल रख सकते हैं, ठीक है। 80 रुपए पर दिन। मैं सजेस्ट करूंगा जितना लंबा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उतना लेने का ट्राई करना, क्योंकि पर मंथ प्राइस उसका कम है, जितना बड़ा सब्सक्रिप्शन है उतना पर मंथ प्राइस कम है। इससे क्या होगा, तुम यार जनरली मंथली इंस्टॉलमेंट्स में ही पे करोगे, मतलब ईएमआई वगैरह पे ही लोगे, तो तुम्हारे लिए दिक्कत नहीं होगी। तुम ऑफलाइन कोचिंग में जाओगे, वहां 1 लाख रुपए फीस रहती है 1 साल की, फिर 1 लाख रुपए दूसरे साल की, फिर 1 लाख वहां रहने खाने का और जो सब ट्रेवलिंग का वगैरह होता है, 3 लाख रुपए है, ठीक है, 3 लाख रुपए है। अनअकैडमी पे सबसे महंगा जो सब्सक्रिप्शन है आईआईटी जेईई से रिलेटेड, वो भी उससे 1/3 है, वो भी उससे 1/3 है। और इसमें भी एक चीज है, इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो क्या अभी देख लेंगे, बट ये उससे 1/3 है, ये उससे 1/3 है, तो तुम देख सकते हो कितना अफोर्डेबल है, कितना अफोर्डेबल, ठीक है ना। तो इसे देख के डरना नहीं है। और वहां पे जो 3 लाख रुपए वो तुम्हें मैक्सिमम 10 इंस्टॉलमेंट में वो अलाउ करेंगे कि यार 10 बार में तुम्हें देना है। द थिंग इज कि 30-30 हजार रुपए 10 बार में देना इज अ बिग डील। कोई भी फैमिली हो, ठीक है ना, कोई भी कितना भी कमा रहा हो, 30-30 हजार रुपए देना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यार यहाँ पे तुम मंथली पे कर रहे हो तो तुम्हें बस 4,000 रुपए करीब देने पड़ रहे हैं, 4,000 रुपए, ठीक है। तो तुम समझ सकते हो कितनी एडवांटेज है तुम्हारे लिए। अब जो चीज मैं बता रहा था वो ये यार, तुम जैसे ही ये कोड यूज करोगे यहाँ, जैसे ही ये कोड यहाँ यूज करोगे, ये 80 रुपए दिन, 80 रुपए पर दिन 70 रुपए हो जाएंगे। ये देखो डायरेक्टली 2100 रुपए हो गए, और ये 4,167 रुपए 3,750 रुपए पर मंथ हो जाएंगे बस, ओनली, ठीक है। क्या क्या अंतर है, क्या क्या डिफरेंस इनमें मैं समझा देता हूँ अभी प्लस और आइकॉनिक में, बट मैं सजेस्ट करूंगा कि तुम आइकॉनिक के लिए जाओ। क्यों सजेस्ट करूंगा अभी 2 मिनट में बता दूंगा मैं, बट तुम्हें करना क्या है, ये कोड यूज करना है। इस कोड का क्या मीनिंग है, क्या किस लिए मैंने ये लिखा है, बीइंग अ फिजिक्स टीचर ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जो भी चीजें लिख रहा हूँ उसका कुछ ना कुछ सेंस बने, ठीक है। तो इसका भी एक रीजन है, वो मैं तुम्हें अभी एक्सप्लेन कर दूंगा, 2 मिनट वेट करो। टाइमलाइन और प्राइस वगैरह क्या है वो लिस्ट यहाँ पे बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, आइकॉनिक और प्लस में क्या डिफरेंस है। आइकॉनिक और प्लस में यार सिंपल सा डिफरेंस है। तुम्हारा प्लस जो है वो तुम्हारे क्लासेस, एक बार तुमने प्लस सब्सक्रिप्शन ले लिया, तुम्हारे पास पूरे अनअकैडमी का एक्सेस आ जाएगा, मतलब तुम किसी भी बैच की क्लास जाके ज्वाइन कर सकते हो। तुम्हारा आज बहुत सही चल रहा है, तुम्हारा आज बहुत मन है कि मैं बहुत सारी क्लासेस लूंगा आज, तो तुम क्या कर सकते हो, एक ही दिन में क्लासेस ले सकते हो। अगर तुम्हारा किसी दिन तुम्हारी तबीयत खराब हो जाती है, तो तुम्हारा कोई टॉपिक छूट गया, तो तुम क्या कर सकते हो, दूसरे बैच में जाके सेम टॉपिक ज्वाइन कर सकते हो। ये चीज क्लियर है, ये तुम्हारा प्लस के तुम जैसी सब्सक्रिप्शन ले लोगे ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। आइकॉनिक में क्या खासियत है, तुम्हारी क्लास, तुम्हारे टेस्ट, ये सारी चीजें तो हैं। इसके अलावा क्या क्या है, जो स्ट्रेटेजी वाला पार्ट है ना, कि यार कौन सा चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, कौन से चैप्टर को हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। अब यार फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर होते हैं जो यार मतलब पढ़ने में बहुत टफ होते हैं, बट उनसे क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, तो उन पे ध्यान नहीं देना, उनमें टाइम वेस्ट नहीं करना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुमसे नहीं हो पा रही तो उस पर टाइम वेस्ट नहीं करना, जीतू भैया ने बोला था। तो ये सारी चीजें हैं जो हैं, जैसे वहां पे जीतू भैया ने समझाई थी, ऐसे यहाँ पे तुम्हें अनअकैडमी ऐप बताएगी। पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस पूरा तुम पे ध्यान दिया जाएगा पूरे 2 साल के लिए। 1v1 पूरे सजेशन वगैरह तुम्हें मिलेंगे, तो समझ सकते हो तुम्हारे लिए कितना फायदेमंद है, ठीक है। किसी को मैथ बहुत पसंद है, वो दिन और रात मैथ कर रहा है, उसका जेईई एडवांस निकलेगा? नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि वो तीनों में उसे अबव एवरेज होना पड़ेगा, एक में एक्सेप्शनल होकर वो एग्जाम फाइट नहीं कर सकता। तो यही चीज है, यही सी चीज का ध्यान रखना कि तुम अपनी रास्ता जो तुमने पाथ चूज किया उससे भटक ना जाओ। इसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन है। प्लस में तुम्हें सब कुछ दे दिया जाएगा, बट कोई गाइड करने वाला नहीं होगा। तुम एजुकेटर से बात कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, बट यार वो भी 24/7 अवेलेबल नहीं रह सकते। आइकॉनिक में तुम्हें एक बंदा दिया जाएगा जो तुम्हारी थ्रू आउट प्रिपरेशन हेल्प करेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर है। स्टडी मटेरियल, नोट्स वगैरह ये सब मिलेगा ही तुम्हें, अनअकैडमी के लोगो वाले नोट्स मिलेंगे, देख रहे हो। अब यार किसी को डायग्राम वैग्राम पसंद ना हो तो उसके लिए मैंने ये डायरेक्ट टेबल में डिफरेंसेस लिख दिए, ठीक है। यहाँ देख लेना, तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब यार अनअकैडमी मेगा कॉम्बैट टेस्ट हो रहा है, ये 22 तारीख को है, अभी बहुत जल्दी ही होने वाला है। तो यार मैं तुमसे दरख्वास्त करूंगा कि नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, मेरा कोड यूज करना, इस टेस्ट के लिए एनरोल कर लो, क्योंकि एक तो ये तुम्हें आईआईटी जेईई एग्जाम के पैटर्न का थोड़ा थोड़ा फील दे देगा, प्लस ये प्राइजेस भी तो हैं यार। ये देखो ऐसे प्राइजेस वगैरह फ्री में एनरोल करने पे मिल रहे हैं तुम्हें, ये प्राइजेस फ्री में हैं। किस्मत पे भरोसा है तो तुम राइट हैंड वाले प्राइजेस देख सकते हो, अपने आप पे भरोसा है तो तुम लेफ्ट हैंड वाले प्राइजेस की तरफ भी देख सकते हो। बिल्कुल फ्री में एनरोल कर सकते हो। एंड्रॉइड ऐप चाहिए तुम्हें बस, और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। 22 अगस्त 11 बजे देने में यार क्या ही हर्ज है, देने में क्या ही हर्ज है, कुछ मिलेगा ही, कुछ तुम खो तो नहीं रहे, जैसे थे वैसे ही रहोगे। 1 घंटा ही तो देना है, 1 घंटा तो तुम वैसे ही वेस्ट कर देते हो भाई, चाट पापड़ी खाने में दोस्तों के साथ, है ना। क्लियर है ये चीज। अब यार जिसे पहली बार में नहीं समझ में आया उसके लिए और सुंदर तरीके से दूसरे डायग्राम में भी मैं लाया हूँ, देख लो, पढ़ लो, समझ लो, और मैं चाहता हूं तुम ये टेस्ट दो, ठीक है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अब यार अलग अलग बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तुम्हारा जो टारगेट ईयर है, ये तुम 12th में हो, अभी तुम 11th में हो,
उस सब के बेसिस पे अलग अलग नए बैचेस स्टार्ट हुए हैं, अलग अलग IIT JEE ईयर्स के लिए, जो 22 वाला टारगेट कर रहे हैं, जो 23 वाला टारगेट कर रहे हैं। ये चीज क्लियर है। इस हिसाब से अपने बैचेस देख लेना, जो भी बैच है तुम इसे ज्वाइन कर सकते हो। 1 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होगा, तब तक तुम इजीली प्रोसीड कर सकते हो। 1 महीने से ज्यादा गैप होगा तो तुम्हें दिक्कत आएगी, क्योंकि तुम्हारा एक वॉइड बन जाएगा, तुम्हारी जो तुम्हें नॉलेज है, जो तुम्हें चीजें याद है, उसमें एक वॉइड बन जाएगा कि यार वो मैंने उस टाइम नहीं पढ़ी थी, तो वो बाद में ड्रैग होता रहेगा और तुम्हें दिक्कत होगी। ठीक है, तो मैं चाहता हूं जितना जल्दी ले सको तुम सब्सक्रिप्शन लेने का ट्राई करो। क्लियर है चीज? तो यार जैसे मैंने लास्ट क्लास में प्रॉमिस किया था, ये 1-2 क्वेश्चंस करेंगे अपन। ठीक है, 1 सेकंड रुक जाओ। ये 2 क्वेश्चन है जो मैंने प्रॉमिस किए थे, मैं करवाऊंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली इन फॉगी कंडीशन। कोई दिक्कत हो तो मेरे को चैट में बता देना। ठीक है, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत हो तो चैट में बता देना। ठीक है, चलो। टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच अ सिग्नल कैन बी सीन क्लियरली in foggy condition, a railway engineer uses dimensional analysis and assumes that the distance depends on the mass density rho of the fog, intensity, power। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। तो यार अपन ने लास्ट क्लास में डायमेंशनल एनालिसिस देखा था, थोड़ा बहुत यूज वगैरह देखे थे। यूज तुम्हें समझ में आ गए होंगे, तो उस बेसिस पे अगर ये क्वेश्चन किया जाए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ये तुमसे क्या कह रहा है, डी जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या, पहला रो बोल रहा है, तो रो की पावर ए मान लेते हैं हम। फिर ये बोल रहा है डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा एस, उसकी पावर बी मान लेते हैं। और डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू तुम्हारा क्या है, फ्रीक्वेंसी, उसकी पावर सी मान लेते हैं। मैं फ्रीक्वेंसी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज, ये मैंने पहले ही बताया होगा, शायद नहीं बताया तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रीक्वेंसी इज टी इनवर्स 1 टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी। टी इनवर्स मतलब टी की पावर -1। ठीक है, डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो की पावर ए, एस की पावर बी एंड एफ की पावर सी। ये चीज क्लियर है, ये उसने सीधा सीधा दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को कंबाइन करके हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, रो की पावर ए, एस की पावर बी और एफ की पावर सी। ठीक है, ये हमारा कंबाइंड। ऐसे लिखने का मेरा क्या सेंस था, ये मैं बता रहा था कि बाकी अगर चीजें मैं कांस्टेंट रखता हूं और खाली रो चेंज करता हूं तो रो पे ऐसे डिपेंड करेगा। इसमें ऐसा है, ये जो मैंने बॉक्स बना के लिखी है, इसमें ऐसा है कि मैं तीनों चीजों को एक साथ वेरी कर रहा हूं, बस इतना कहने का मतलब है। तो हम तो एक्सट्रीम वाला केस देखेंगे ना, जिसमें तीनों चीजें एक साथ वेरी हो रही हैं। तो यार क्वेश्चन सॉल्व करने में आगे बढ़ते हैं। तो द फर्स्ट थिंग इज कि तुम्हें रो के डायमेंशन चाहिए, पहले रो के डायमेंशन चाहिए। रो इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, इसकी पावर ए हो जाएगी अगर मैं रो की पावर ए कर रहा हूं तो। ऐसे ही मेरा एस क्या है, पावर अपॉन एरिया। उसने डिफाइन किया पर्टिकुलरली कि पावर अपॉन एरिया। पावर इज वर्क डन पर यूनिट टाइम। ठीक है, अगर मैं ऊपर लिख दूं तो मैं हिंट के लिए, पावर इज वर्क डन अपॉन टाइम। वर्क डन मैंने बताया था, वर्क डन और एनर्जी के डायमेंशन वगैरह सेम होते हैं, तो इसे मैं हाफ mv² से निकालता हूं, तो ml2t-2 ये तुम्हारे एनर्जी के आगे, और t यहाँ पे एक और आ जाएगा तो t की पावर -3 हो जाएगी। तो अगर मैं सिंपली पावर लिखूं तो ml2t-3, इसकी पावर b, क्योंकि मैं यहाँ s की पावर b हमें चाहिए। ठीक है, ऐसे ही f जो है वो हमारा t इनवर्स है। अगर मैं इसकी पावर c कर देता हूं तो ये t की पावर -1 और यहाँ c आ जाएगा। क्लियर, इतनी चीज क्लियर। अब तो सिंपली डायमेंशन बराबर करने भाई। डी के डायमेंशन क्या होंगे, डी के डायमेंशन तो होंगे एल। ठीक है, वो डिपेंड कर रहा है रो की पावर ए पे, तो ml-3 इसकी पावर ए, फिर एस की पावर बी पे, तो ml2t-3 इसकी पावर बी, और फिर टी की पावर -1 इसकी पावर सी। क्लियर ये चीज। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है, यहां तुम इसे ऐसे भी लिख सकते हो, m0l1 और t0, इसे तुम ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद तो यहां तुम ऐड कर लो, तो m की पावर a आएगी इधर से, प्लस b आएगी इधर से, सेकंड वाले से। पावर ही तो है, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग रहे सीधे सीधे। -3 आएगी पावर, प्लस 2b आएगी, और t के केस में तुम्हारे पास -3b और -c आएगा। क्लियर। अब तुम कंपेयर कर लोगे तो तुम्हारे पास a प्लस बी बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, -3a प्लस 2b बराबर 1 आ जाएगा, और -3b मतलब माइनस हटा लो क्योंकि 0 ही होना है, तो वो बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, ध्यान से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, इसे सॉल्व कर लो सिंपली। इसे तुम सॉल्व कैसे कर सकते हो, 3 इक्वेशन है तुम्हारे पास, 3 वेरिएबल है, तुम इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर मैं इसे अच्छे से लिखूं तो ये 3a -2b बराबर -1 है, अगर मैं ऐसे लिखूं। ठीक है, ये 3 इक्वेशन आ गए तुम्हारे पास। ठीक है, एक बार चेक कर लेते, क्रॉस चेक कर लेते, कोई गलती ना हुई हो। हमारा डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो ml-3 उसकी पावर है। ऐसे ही हमारा s इज बेसिकली पावर को हमने निकाला वर्क डन अपॉन टाइम से।
एम एल टू टी माइनस टू होता, लेकिन एक और टी आ गया टाइम का, तो टी माइनस थ्री होगा, उसकी पावर बी है, और फ्रीक्वेंसी टी माइनस वन, तो उसकी पावर सी है। तो ये एम एल माइनस थ्री की पावर ए, एम एल टू टी माइनस थ्री की पावर बी, और टी माइनस वन की पावर सी। तो इसमें क्या क्या बन गया, एम की पावर ए, एम की पावर बी आ गया, तो ए प्लस बी हो गया। क्लियर, ये चीज क्लियर है। ऐसे ही एल में माइनस थ्री है, यहां से आ गया, और टू भी यहां से आ गया, और टी में माइनस थ्री भी यहां से आ गया, और माइनस सी यहां से आ गया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तुम क्या करो, ए बराबर सॉरी बी बराबर माइनस ए डाल दो, क्योंकि तुम अगर ध्यान से देखोगे तो उसने एस की पावर पूछी है तुमसे, उसने एस की पावर में बात की, तो तुम्हें खाली बी निकालना है, तो तुम बी निकाल लो ना डायरेक्टली, क्यों इतनी माथापच्ची, इतनी मेहनत करनी। तो तुम बी को अगर माइनस ए डाल दोगे, अगर बी को तुम माइनस ए डाल दोगे, वैसे ए को हमें माइनस बी डालना चाहिए अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो ए को अगर माइनस बी डाल दोगे, तो ध्यान से देखना, ए को अगर तुमने माइनस डाला तो ये माइनस थ्री बी माइनस टू बी बराबर माइनस वन आ जाएगा, तो फाइव बी बराबर वन आ जाएगा, तो बी बराबर 1/5 आ गया। तुम्हारा एन क्या आ गया, आ गया नहीं आ गया, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर लेना इन केस किसी को कोई दिक्कत हो तो। टू फाइंड द डिस्टेंस, डी डी की बात हो रही है तो मैंने एल ले लिया, एम एल माइनस थ्री उसकी पावर ए की, एम एल टू टी माइनस थ्री इसकी पावर बी की, ये सारे हमने चेक कर लिए। तो एम की पावर ए प्लस बी, एल की पावर तुम्हारी माइनस थ्री ए प्लस टू बी। क्लियर, यहाँ पे माइनस थ्री है, यहाँ पे टू बी, और टी की पावर तुम्हारी माइनस थ्री बी और माइनस सी, उसका कोई यूज नहीं है, हमने दो ही टर्म से सॉल्व कर लिया। मैंने क्या किया, एम की पावर जीरो है क्योंकि वो डिस्टेंस की बात कर रहा है, एल की पावर वन होगी और टी की पावर जीरो होगी, तो ए प्लस बी हमारा जीरो आ गया, और ये हमारा वन आ गया, माइनस थ्री ए प्लस टू बी वन आ गया। इससे मैंने उल्टा कर लिया, तो ये यहाँ पे मैंने ये वाली इक्वेशन से पहली वाली से मैंने लिख लिया कि ए मेरा माइनस बी है, यहाँ पे ए पुट किया, तो माइनस थ्री बी माइनस टू बी बराबर माइनस वन आ गया, तो फाइव बी बराबर वन आ गया, तो बी बराबर 1/5। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। वेरी वाला क्वेश्चन देखना, प्लैंक्स कांस्टेंट किसी को नहीं पता तो मैं बता देता हूं, एनर्जी बराबर एच इंटू फ्रीक्वेंसी। ये इक्वेशन तुम आगे देखोगे, एच तुम्हारा प्लैंक्स कांस्टेंट होता है, एनर्जी का मैंने बताया है हाफ एम वी स्क्वायर से, तो एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, एक सेकंड पीछे देखते हैं, हमने सही लिया था ना एनर्जी, हाँ एम एल टू टी माइनस टू, सही, कोई दिक्कत, सब परफेक्ट। चलो, एम एल टू टी माइनस टू आ गया, सिंपल एनर्जी बराबर एच इंटू टी माइनस वन, यही तो बताया मैंने फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, ये टी माइनस टू, ये टी माइनस वन, ये तो एच के डायमेंशन तुम्हारे पास क्या आ जाएंगे, एम एल टू टी माइनस वन आ जाएंगे सीधे सीधे। ठीक है, ये हमारा एच आ गया। फिर वो कह रहा है स्पीड ऑफ लाइट, तो सी के डायमेंशन तुम्हारे पास एल टी माइनस वन होंगे सीधे सीधे। ठीक है, देन तुम्हारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी है, वो मैंने बताया था कैसे निकालते हैं, एफ बराबर जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, ये बताया था। तो जी के जो डायमेंशन आएंगे, वो सिंपली क्या हो जाएंगे, एम एल टी माइनस टू इंटू एल टू अपॉन एम टू। तो जी के जो डायमेंशन हो जाएंगे वो सिंपली हो जाएंगे एम माइनस वन एल थ्री, क्योंकि ये आर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, ये आर जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और फोर्स के डायमेंशन होते हैं हमारे एम एल टी माइनस टू के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये एम स्क्वायर तो ये एम वन एम टू है, उसकी वजह से आ गया। ठीक है, एम एल टू टी माइनस टू, और इधर ये तो एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री और टी की पावर माइनस टू। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट हो तो मेरे को बता देना, लेट मी नो। ठीक है, ये चीज क्लियर है, तो इधर लिख लेते हैं अपन अच्छे से, एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू। क्लियर है ये चीज। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे, प्लैंक्स कांस्टेंट को हमें किसके बराबर करना है, हमें मास की यूनिट निकालनी है, लेंथ की निकालनी है और मास की निकालनी है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले लेंथ की निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं एल बराबर, इन सब की पावर कुछ ए नहीं लिख रहे हम, एक्स वाई जेड लेते, क्योंकि एक सी आ रहा है, एबीसी लेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं, तो एक्स वाई जेड ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा एम एल टू टी माइनस वन इसकी पावर एक्स, एल टी माइनस वन की पावर वाई, और m माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू इसकी पावर z। क्लियर, ये चीज क्लियर है, सिंपल है। यहां मैं लिख सकता हूं m की पावर जीरो, l की पावर वन और t की पावर जीरो। इसे अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को दिख रहा है, अगर मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं तो m की पावर x माइनस जेड, x यहां से और z यहां से। ऐसे ही अगर मैं l की लिखूंगा तो 2x यहां से, और इधर y यहां से, और इधर 3z यहां से। ठीक है, प्लस मैं अगर t की पावर लिखूं तो माइनस एक्स इधर से, ये एल टी माइनस वन है ना, तो माइनस वाई इधर से, t की पावर
-x इधर से, -y इधर से और -2z इधर से। क्लियर? अब इन सबको तो हमें सिंपली इक्वेशन बस एक वो करनी सॉल्व। तो x - z बराबर 0 कंपेयर कर लो, 2x + y + 3z बराबर 1 और x + y + 2z बराबर 0। क्लियर? यहाँ पे तुम x बराबर z ले लो, x बराबर z लिख सकते हो तुम। इन दोनों इक्वेशंस में x बराबर z पुट कर दोगे, इन दोनों इक्वेशंस में x बराबर z पुट कर दोगे, या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ इस इक्वेशन को तुम ऐसे भी तो लिख सकते हो, x + y + 2z + z बराबर 1 ऐसे लिख सकते हो। तो इसमें तुम ध्यान से देखोगे, ये वाली चीज तुम्हारी लास्ट वाली इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन है सेम चीज है, तो ये 0 हो जाएगा, तो x + z बराबर तुम्हारा 1 आ जाएगा। x बराबर z है तो x, z दोनों तुम्हारे हाफ आ जाएंगे। ठीक है, x, z तुम्हारे दोनों हाफ आ गए। अब अगर तुम y निकालना चाहते हो तो तुम यहाँ हाफ पुट करोगे, प्लस y प्लस तुम्हारा क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा तुम्हारा 2 × हाफ इज इक्वल टू 1 बराबर 0, तो y बराबर -3/2 सिंपली। तो तुम्हारे पास क्या आ गया, x और z। x क्या था हमारा, h की पावर थी, तो l हमारा √h पे डिपेंड कर रहा, सही है, और g हमारा z था, तो इस पे ये दोनों भी सही, ये दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, क्लियर? क्लियर? अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं, इसे मैं इरेज कर देता हूं, एक सेकेंड, ये तुम्हें समझ में आ ही गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब मैं क्या करना चाहता हूं यार, ये मेरे पास लिख गया, अब मेरी बस इक्वेशन चेंज हो जाएंगी, बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, बस ये इक्वेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी। कैसे चेंज हो जाएंगी, अगर मैं मास को इन सब चीजों से कंपेयर करना चाह रहा हूं, अगर मैं मास को इन सब चीजों से कंपेयर करना चाहता हूं, तो मेरे को सिंपली क्या करना पड़ेगा, यहां अलग पेन यूज कर लेते हैं, ब्लैक पेन यूज कर लेते हैं, यहां m1 l0 और t0 आ जाएगा ना, अगर मैं मास से कंपेयर करना चाहता हूं, जो मेरा सेकंड पार्ट है कि मास m से रिलेट करो। ठीक है, तो इसे अगर मैं लिखूं तो मैं सिंपली क्या लिख सकता हूं कि x - z बराबर मेरा 1 हो गया, 2x + y + 3z मेरा 0 हो गया, और x + y + 2z मेरा ये 0 हो जाएगा। अब इसे हम फिर से वैसे ब्रेक कर लेंगे, x + y + 2z + z बराबर 0, ये चीज मेरी 0 है, तो इसमें ये चीज 0 हो जाएगी, तो x + z बराबर 0। क्लियर? x - z बराबर 0, तो अब तुम देख सकते हो तुम्हारा क्या हो गया, सॉरी 1 है, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, तो x बराबर -z आ गया, x बराबर -z आ गया तुम्हारे पास, तो तुम वो चीज यहां पुट कर दोगे, तो -z बराबर 1, तो तुम्हारे पास z क्या आ जाएगा, -½ ठीक है, अब x बराबर -z है, तो तुम्हारे पास x½ आ जाएगा, x½ आ गया तुम्हारे पास, x½ आ गया, तो अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें क्या निकालना है, तुम्हें y निकालना है। ठीक है, वो निकालने के लिए तुम इस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, तो तुम्हारा x½ आ गया, प्लस y प्लस ये तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, क्योंकि 2 × -½ है, तो बराबर 0, तो y तुम्हारा ½ आ जाएगा। ठीक है, अब सिंपली यार ऑप्शन चेक कर लो अपने, तो m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √c, तो ये y की पावर हमारी ½ आई है भाई, बहुत सही है, तो सही है। बी वाला ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √g, ये वाला थोड़ा वो घपलेबाज है, क्योंकि जी यही तो टाइम वेस्ट कराना चाहते हो तुमसे। तुम्हें अगर इसमें डाउट होगा तो तुम्हें लगेगा यार ये माइनस कहीं गलती से तो नहीं आ गया, ये -½ कहीं गलती से तो नहीं आ गया। ठीक है, ये ऑप्शन गलत है, ACD है। उन्होंने क्या किया, सिंपल हाफ और -½ में जो माइनस वाली चीज है ना, कि तुम कैलकुलेशन में थोड़ी सी भी मिस्टेक करो, वो वाली चीज यूनिट एंड डायमेंशन से बहुत पूछते हैं वो। अगर वो इजी क्वेश्चन दे रहे हैं तो तुमसे चाहेंगे कि तुम कैलकुलेशन भी बहुत अच्छी करो। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब यार जो आज का मेन टॉपिक था, मेन फोकस था, वो हमारा ये था कि हम सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह राउंडिंग ऑफ देखेंगे। तो जब मेन थिंग इज कि एक्यूरेसी और प्रिसीजन में क्या डिफरेंस होता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन में डिफरेंस क्या होता है। तो एक्यूरेसी इज बेसिकली, सपोज भगवान ने तुम्हें एक वरदान दिया कि तुम कितना भी खाओ तुम्हारा वेट 55 किलो ही रहेगा। ठीक है, तो यार ये वाली मशीन जो है इसने 58.3 वेट बताया तुम्हें तुम्हारा, और इसने जो है इसने 56 बताया, तो एक स्टैंडर्ड जो है तुम्हारे पास 55 किलो, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में ये वाली मशीन ज्यादा एक्यूरेट है। क्लियर ये चीज, ये मशीन ज्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, बट अगर मैं अपना वेट बार बार नापूं, अगर मैं अपना वेट बार बार नापूं, तो ये 55 बताएगा, कभी 56 बताएगा, 57 बताएगा। ठीक है, यही बताएगा, क्योंकि इसमें मिनिमम जो है वो हम 1 किलो मेजर कर सकते हैं। ये मेरे को 58.4 भी बता सकता है, 58.5 भी बता सकता है, 58.2 भी बता सकता है। क्लियर है ये चीज? तो इसमें जब तुम एक ही अपने वेट की बार बार मेजरमेंट ले रहे हो, अपनी ही वेट की बार बार मेजरमेंट ले रहे हो, तो ये तुम्हें ज्यादा क्लोज वैल्यूज दे रहा है एक ही चीज की मेजरमेंट की, ये तुम्हें थोड़ी दूर दूर वैल्यू दे रहा है। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो ये ज्यादा एक्यूरेट है। कौन सा ज्यादा एक्यूरेट है? राइट वाली ज्यादा एक्यूरेट है, बट
प्रिसाइज कौन सी है? जो लेफ्ट वाली मशीन है। क्यों है? क्योंकि मैं अपना वेट उस पर अगर बार बार भी मेजर करता हूं तो मेरे को वो आसपास ही रिजल्ट दे रहा है। यहां क्या हो रहा है, 1-1 किलो का फर्क पड़ रहा है, 1-1 किलो का फर्क पड़ रहा है, वहां 0.1 किलो तक वो मुझे बता दे रहा है कि यार मेरा वेट ये है। ये डिफरेंस है। प्रिसीजन में तुम एक ही चीज को बार बार करते हो, एक्यूरेसी में तुम्हें एक स्टैंडर्ड पता होता है कि मेरे को ये वैल्यू चाहिए, फिर तुम मेजरमेंट लेते हो, तुम्हारा उससे कितना अंतर है, दैट इज तुम्हारी एक्यूरेसी। तो यार वही चीज यहां लिख रही है, ध्यान से पढ़ो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। आई गेस प्रिसीजन रिफर्स टू हाउ क्लोज मेजरमेंट्स ऑफ द सेम आइटम आर टू ईच अदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है। आई गेस एक्यूरेसी रिफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजरमेंट इज टू द ट्रू वैल्यू, ट्रू और एक्सेप्टेड वैल्यू। क्लियर है ये चीज? अब यार इस चीज को समझने का एक और तरीका है। क्या तरीका है हमारे पास? सिंपल डार्ट बोर्ड एनालॉजी है। डार्ट बोर्ड एनालॉजी क्या है? दिस इज बेसिकली तुम्हारे तुम हो, ठीक है ना, ये है राम श्याम, ठीक है, घनश्याम, और ये तुम हो। तुम मतलब अपन अंकित ले लेते हैं, ठीक है, थोड़ा राइम बिगड़ गई बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये तुम 4 दोस्त हो, तुम लोग क्या कर रहे हो, डार्ट बोर्ड खेलने गए, जो वो फेंकते हैं एरो सा। द थिंग इज कि इसने थ्रो किए तो इसके ऐसे लगे, इसने थ्रो किए तो ऐसे लगे, ये तुम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तुम हिट करना कहां चाह रहे थे? सेंटर पे। तुम हिट करना कहां चाह रहे थे? सेंटर पे, सेंटर पे और सेंटर पे। तुम हिट करना चाह रहे थे सेंटर पे, ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर। अब तुम ध्यान से देखो, अब तुम ध्यान से देखो, ये भाई हिट करना चाह रहे थे सेंटर, लेकिन इन्होंने तो बेखेर दिया, इन्होंने तो तितर बितर कर दिया। इसमें तुम अगर डार्ट की रिलेटिव पोजीशन देखोगे, एक दूसरे से देखोगे तुम डार्ट कितने दूर हैं, तो इसमें लो प्रिसीजन मिलेगा तुम्हें, क्योंकि डार्ट एक दूसरे से दूर दूर हैं। ये देखो, ये वाला डार्ट इससे दूर है, ये वाला डार्ट इससे दूर है, ठीक है, यहां तुम्हें लो प्रिसीजन मिलेगा। एक्यूरेसी भी लो है क्योंकि तुम्हारे सेंटर से भी दूर है, ठीक है। रिलेटिव बात हो रही है तो बस तुम्हें एनालॉजी समझनी है, ठीक है, रिलेटिव बात हो रही है। इसमें क्या है, तुम्हारा प्रिसीजन जो है वो ओके ओके है, इसमें तुम्हारा प्रिसीजन ओके ओके। ये इसलिए एग्जांपल समझाया जा रहा है ताकि तुम्हें कभी भी आगे प्रिसीजन और एक्यूरेसी में कंफ्यूजन ना हो। बट ये सारे भी सेंटर से दूर हैं, ये सारे भी सेंटर से दूर हैं, सेंटर से दूर हैं। तो इसमें क्या है, तुम्हारी एक्यूरेसी खराब है भाई, एक्यूरेसी खराब है तुम्हारी, ठीक है। इसमें तो भाई धुआं ही हो गया, इसमें तो बहुत बुरा ही हाल हो गया। क्या हो गया? एक्यूरेसी भी लो है, ठीक है, और तुम्हारा प्रेसिजन भी लो है। बट अगर तुम इन दोनों को कंपेयर करोगे, ए और सी को, तो तुम्हें दिख जाएगा, तुम्हें क्या दिख जाएगा कि इसमें ये डार्ट पास पास है, इसमें ये डार्ट दूर दूर है, ठीक है। भले ही इसमें डार्ट सारे दूर दूर हैं एक दूसरे से, लेकिन वो सेंटर के ज्यादा पास हैं, किसके कंपैरिजन में? ए के में। तो अगर इन दोनों की पास बात करोगे तुम, तो थोड़ा प्रेसिजन इसमें कम है, सी वाले में प्रेसिजन कम है, ए वाले में थोड़ा ज्यादा है। और एक्यूरेसी की बात करोगे तो सी वाले में एक्यूरेसी थोड़ी ज्यादा है और ए वाले में थोड़ी कम है, ठीक है। ये चीज क्लियर है? आई गेस एक्यूरेसी इज बेसिकली तुम टोटल पॉइंट्स कितने स्कोर कर रहे हो, ये बीच वाला तुम्हें 10 देगा, तो तुम कितने पॉइंट्स स्कोर कर रहे हो वो तुम्हारी एक्यूरेसी बताता है, ठीक है ना। इसमें देखो ये यहाँ पे, ये चीज क्लियर है? क्लियर है? अब हम इस पे बढ़ जाते हैं। भाई सेंटर में भी हैं सारे और एक दूसरे के भी पास पास है, मतलब हाई प्रेसिजन और हाई एक्यूरेसी, ठीक है। सारे ये रिलेटिव चीज हैं, प्रेसिजन वगैरह ये सारी चीजें रिलेटिव है कि तुम कितना चाह रहे थे और तुम्हें कितना मिल रहा है, या तुमने किसी और उसको देखा है कि यार पहले वाले ने ये कर रखा है, मेरे को इससे कंपेयर करना है, ठीक है, उससे रिलेटेड भाई। तो तुम्हें समझ में आ गया, तुम एक ही चीज को बार बार देख रहे हो, फिर उनमें देख रहे हो कि यार कितना गैप आ रहा है, तो वो प्रेसिजन की कैटेगरी में आ गया। अगर तुम अपना एक स्टैंडर्ड बना लिया तुमने कि यार मेरे को ये वैल्यू मेरे शायद आनी चाहिए, उससे जब तुम डिस्टेंस ले रहे हो तो वो एक्यूरेसी की बात होगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो चैट में बता देना, ठीक है। ठीक, सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? हमारे पास बहुत नंबर है दुनिया में, मतलब इनफाइनाइट नंबर है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हमारे पास नंबर ही नंबर है। सिग्निफिकेंट फिगर क्या है कि यार कोई नंबर है, उसकी कौन कौन सी डिजिट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन कौन सी डिजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हमें सिग्निफिकेंट फिगर्स बताते हैं। अगर मैं बिल्कुल शुद्ध सिंपल भाषा में बात करूं तो, इन अ मेजर्ड क्वांटिटी द डिजिट्स दैट कैरी अ मीनिंग आर सिग्निफिकेंट फिगर। जो उसके रेजोल्यूशन को समझाने में कि यार ये इतनी ही चीजें हैं, उसे समझाने में हेल्प करता है, वो सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब तुम बोलोगे यार सारी डिजिट कुछ ना कुछ बताती है, तो सब्र रखो, थोड़ा समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं।
अब यार सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालने, ये वाली जब तुम स्टेज क्रॉस कर लोगे तो तुम उस डेफिनेशन को और अच्छे से समझ पाओगे। तो यार सिग्निफिकेंट फिगर निकालना इज वेरी इजी। बेसिकली हमें जो है जीरो का आइडिया नहीं होता है कि यार जीरो कैसे आया, ये घपला हुआ है कि सही में जीरो था, क्यों हमें आइडिया नहीं होता, वो हम एक एग्जांपल से देख लेंगे। बट अभी के लिए मान लो कि हमें जीरो का घपला होता है, थोड़ा जीरो का घपला होता है, ठीक है, ऐसे करके जीरो का घपला है। तो यार एक चीज मेरे को बताओ, ये जो जीरो है, जीरो या तो तुम्हारे पहले नॉन जीरो नंबर के लेफ्ट में होगा, या दो नॉन जीरो नंबर के बीच में होगा, या फिर एक जो तुम्हारा लास्ट नॉन जीरो नंबर है उसके राइट में होगा, यही जीरो होंगे। नॉन डेसिमल नंबर्स के केसेस में, नॉन डेसिमल नंबर्स के केसेस में तुम्हें क्या देखना है, सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट देखनी है, सबसे पहली नॉन जीरो डिजिट देखनी है, उसके बाद जो तुम्हारी लास्ट नॉन जीरो डिजिट है वो देखनी है। इन दोनों के बीच में जो भी नंबर आ रहे हैं इन्हें मिला के वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। लेकिन ये सिग्निफिकेंट नहीं है और ये भी सिग्निफिकेंट नहीं है। जो ट्रेलिंग जीरो होते हैं या फिर जो पहले जीरो आते हैं वो दोनों सिग्निफिकेंट नहीं है। क्यों नहीं है, उसका सिंपल सा रीजन ये है, ये तो खैर यार इसमें तो कोई, ये तो तुम्हें पता ही, इसका तो कोई लॉजिक नहीं पीछे जीरो लगाने का। बाद वाले का मैं एक एग्जांपल दूंगा, उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा, थोड़ा सब्र रखो। बट ये समझो नॉन डेसिमल कोई भी नंबर होगा, दो ही कैटेगरी में आ गया, तो नॉन डेसिमल होगा या डेसिमल होगा। नॉन डेसिमल में तुम्हें बेसिकली तुम्हारी सबसे पहली नॉन जीरो देखनी है, ठीक है। अगर सपोज ऐसा नंबर है, पर अगर सपोज 100 है तो तुम्हारे पास एक ही नॉन जीरो है, दूसरी नॉन जीरो आई नहीं तुम्हारी, तो बीच वाली चीजें तुम ले ही नहीं सकते। ये तो ट्रेलिंग वाला केस हो गया ना। अगर मैं ये नंबर यहीं से देखता तो तुम खाली ऐसे ही काउंट करते, तो तुम्हारे पास एक हो गई। 200 में तुम्हारे पास एक हो जाएगी, दो है तो दो मत लिख देना। 300 में भी तुम्हारे पास एक हो जाएगी, ठीक है। 4001 00 ऐसे है, तो इसमें 1 2 3 4 5 हो गई, इसमें 5 हो गई। क्लियर है ये चीज। डेसिमल नंबर का केस और आसान है, डेसिमल नंबर का केस और आसान है। कैसे आसान है, उसमें बस तुम्हें वो नंबर लेने होते हैं। तुम्हें बस ये देखना है कि तुम्हारा पहला नॉन जीरो नंबर कब आ गया, पहला नॉन जीरो डिजिट कब आ गया। पहला नॉन जीरो डिजिट जैसे ही आ गया, सपोज 100.0000 और यहाँ 000 और यहाँ 1 और यहाँ 0000 है, ठीक है। पहला नॉन जीरो नंबर जो आ जाएगा, ये 1 हमारा पहला नॉन जीरो नंबर है। इसके बाद के सारे तुम्हें सिग्निफिकेंट लेने हैं, इसके बाद के सारे लेने हैं। इसमें तुम्हें लेफ्ट और राइट दोनों से घटाने थे, इसमें तुम्हें बस लेफ्ट वाले हटाने हैं, ठीक है। तो सपोज ऐसा कोई नंबर है 0.00003, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए भाई, इसमें तो नॉन जीरो आया नहीं, ये रहा तुम्हारा नॉन जीरो, तो एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें, एक सिग्निफिकेंट फिगर हो गया इसमें। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए और 10 11 12 13 हो गए। क्लियर है चीज। डेसिमल वाले में तुम्हें पहला नॉन जीरो देखना है और चलते जाना है, ठीक है। और नॉन डेसिमल वाले में तुम्हें लेफ्ट और राइट दोनों से जीरो हटाने हैं, ठीक है। ये क्यों नॉन सिग्निफिकेंट है ये भी समझ में आ जाएगा तुम्हें। अभी आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इसमें सिंपली भाई डेसिमल वाला किसे, तो पहला नॉन जीरो तो पहले ही आ गया, तो एक ये तुम्हारे 4 हो गए। इसमें देखो ध्यान से, ठीक है, इसमें ध्यान से देखो 0.0 तुम्हारा पहला नॉन जीरो कब आ रहा है, ये रहा पहला नॉन जीरो, ये रहा, ठीक है। तो ये सिंपली 7 9 दो नंबर हो गए तुम्हारे पास, तो तुम्हारी दो सिग्निफिकेंट डिजिट हो गई, ठीक है। ये जो है इसमें तुम्हारे पास दो नॉन जीरो नंबर है, दो नॉन जीरो नंबर है, एक जीरो तुम्हारा ट्रेलिंग है, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गई। इसमें तुमने अगर डेसिमल लगा दिया और तुम्हारा पहला नॉन जीरो ये रहा, पहला नॉन जीरो ये रहा, तो इसमें 4 हो गई। एक एग्जांपल है जो तुम याद कर सकते हो, 100 एंड 100.0, ये दो एग्जांपल याद कर लो, तुम्हें समझ में आ जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसके 1 होते हैं और इसके तुम्हारे 4 होते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल याद कर लो और एक ये वाला बी वाला याद कर लेना, इससे तुम्हें कभी डाउट नहीं होगा, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें कितने, पहला ही नॉन जीरो आ गया तुम्हारा डेसिमल वाला कैसे, तो 2 3 4 5 6 हो गए। इसमें 10⁵ इज ट्रेलिंग जीरो, ये तुम्हें समझ में आ रहा होगा। 10⁵ इज बेसिकली ट्रेलिंग जीरो। इसका सिग्निफिकेंस क्या, हम इसे ऐसे क्यों लिखते हैं ये मैं समझा देता हूं तुम्हें। स्केल है तुम्हारे पास, स्केल क्या है, तुम्हें 2.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग दे सकता है, ठीक है ना। अब यार इसी स्केल से तुमने क्या किया, 125 सेंटीमीटर मेजर किया, इसी स्केल से तुमने 125 सेंटीमीटर मेजर किया। अब तुम ये किसी और को कैसे बताओगे कि यार ये मैंने उस स्केल से मेजर किया है जो मेरे को 0.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग देता था, 0.1 सेंटीमीटर तक रीडिंग देता था, तो तुम क्या लिखोगे, 12.5 × 10⁻1, यही तो लिखोगे अपनी बात रखने के लिए। यही एक सिंपल तरीका लिखने का, यही तो लिखोगे। तो ऐसे जब हम लिखने लग जाते हैं, ऐसे हम जब लिखने लग जाते हैं तो उसमें हम 10⁵ यूज करते हैं अपना कुछ सिग्निफिकेंस बताने के लिए कि मेरा इंस्ट्रूमेंट ये था, उसने ऐसे ऐसे रीडिंग लिए, ठीक है। तो इसमें सिंपली पहला तो हमें ऐसे ये पार्ट नेग्लेक्ट करना है, बेसिकली जो तुम्हें चीज करनी है वो ये नेग्लेक्ट करना है, ऐसे हटाओ,
ये वैसे भी ट्रिलिंग जीरो जैसा लग रहा है, तो ये पार्ट इंक्लूडेड नहीं होगा। इसमें कितने हो गए, 1 2 3 4। क्लियर, सिंपल, सिग्निफिकेंट फिगर। अब ये वाला एग्जांपल जो मैंने याद करने बोला था वो मैंने समझा भी दिया, ये 1 होगी और इसमें 4 होंगी। ये एग्जांपल तुम याद रख सकते हो ताकि तुम्हें कभी भी दिक्कत ना है सिग्निफिकेंट फिगर के में, और एक तुम याद रख सकते हो। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 2 है, अगर ये तुम्हें 3 एग्जांपल याद है तो तुम कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। तुम समझ जाओगे कि यार नॉन डेसिमल वाले केस में क्या होना है, डेसिमल वाले केस में क्या होना है, तो तुम्हें सिंपली याद आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते। अब यार एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख के कैसे होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रख के कैसे होता है, तो यार सिंपल सी चीज है। कोई डाउट, किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अब यार सिंपल सी चीज ये है कि तुम्हारा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़ा सा अंतर होता है। क्या अंतर होता है, इसमें तुम देखते हो डेसिमल पॉइंट, इसमें तुम देखते हो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये सिंपल सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है इसमें, जैसे सपोज 2.12, ठीक है, तुम्हारे पास नंबर है 2.12, ठीक है, ये तुम्हारे पास नंबर है, ठीक है, क्लियर। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ डेसिमल पॉइंट, डेसिमल प्लेसेस, मतलब डेसिमल प्लेसेस होता है, वैसे पॉइंट छोड़ दो, डेसिमल पॉइंट क्या, डेसिमल प्लेसेस, इसमें 2 हैं, एक ये रहा और एक ये रहा, ठीक है, इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। बट अगर इसी में मैं नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करूं तो वो 3 हो जाएंगी। आ रहा है अंतर समझ में, धीरे धीरे समझ में आ रहा है। एडिशन में तुम क्या करते हो, सपोज तुम्हारे पास ए नंबर है और तुम उस बी नंबर को ऐड कर रहे हो या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो इसमें सपोज सिग्निफिकेंट फिगर है 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 4, तो तुम इन दोनों के सम जब करोगे तो तुम्हारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे इन दोनों के सम में। ए प्लस बी में 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, तो तुम्हें उसे राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ में अभी समझा दूंगा, तो तुम्हें उसे राउंड ऑफ करके 3 पे लाना है। 3 क्या, 3 पे किस पे लाना है, ये 3 डेसिमल प्लेस है। इधर डेसिमल प्लेस की बात होगी, ये भी डेसिमल प्लेस है, इधर तुम्हारी एसएफ की बात होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात होगी। तो ऐसे ही जैसे अगर ये वाला क्वेश्चन अगर मैं लूं 2.12 इंटू 4.12 अगर मैं करूं और इसे सॉल्व करूं तो मेरे पास बहुत सारे नंबर आ जाएंगे, ठीक है, डेसिमल के बाद बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। बट तुम्हारे पास जो इंस्ट्रूमेंट है वो तो तुम्हारा 2 ही डेसिमल प्लेस तक मेजर कर रहा है, तो तुमने वो रीडिंग लिखी कैसे, तुमने वो रीडिंग लिखी कैसे भाई, उसे मेजर करने का तुम्हारे पास कोई तरीका है क्या, नहीं है। तो तुम्हें उतने तक ही जाना है जितना तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट अलाउ कर रहा है, तो तुम उस रीडिंग को 2 डेसिमल प्लेस नहीं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दोगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ कर दोगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है तुम्हारे ट्रेलिंग जीरो वाला जो समझाने के लिए कि यार वो सिग्निफिकेंट क्यों नहीं है, ठीक है, ये चीज जरूरी है। आगे बढ़ते। तो जो चीज मैंने एक्सप्लेन की, नॉर्मली कैलकुलेट कर लो, नॉर्मली कैलकुलेट कर लो और उसे राउंड ऑफ कर दो मिनिमम डेसिमल प्लेसेस तक, ठीक है, 2 नंबर्स में से जिसके मिनिमम है उतने तक राउंड ऑफ कर दो। इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द आंसर टू द लीस्ट वन अमंग द नंबर्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स की वैल्यू होती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन में डेसिमल प्लेसेस से मतलब है हमें, ठीक है, ये चीज क्लियर है। कुछ एग्जांपल कर ले तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। भाई इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 0, इसमें कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 0, तो इन दोनों में 20 आ गया तुम्हारे पास, इसमें भी कितने डेसिमल प्लेस हैं, 0, तो ये ऐसे का ऐसा रहेगा। इसमें अगर तुम ध्यान से देखोगे, अगर मैं इसे ऐड करूंगा तो ये मेरा 10.38 आ जाएगा, 10.38 आ जाएगा। द थिंग इज इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, 1, इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, 2, तुम्हारे आंसर में कितने आ गए, 2, तुम्हें कितने करने पड़ेंगे, 1, तो तुम इसे राउंड ऑफ कर दोगे, 10.4 लिख दोगे, थोड़ा बहुत राउंड ऑफ आता होगा तो, बाकी अभी सारे रूल्स वगैरह हम देख लेंगे। इस वाले में अगर तुम देखो तुम्हारे पास 7.162 आ जाएगा सीधा सीधा, ठीक है, बट इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, 2, इसमें कितने डेसिमल प्लेस है, 3, तो तुम्हें यहां भी 2 डेसिमल प्लेस करने पड़ेंगे, तो तुम क्या लिखोगे, 7.16। ये वाला देखो इसमें 4.92 आ गया तुम्हारे पास, लेकिन 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 भाई डेसिमल प्लेस इसमें 2 है, इसमें 0 है भाई, 0, तो तुम्हें 0 करने पड़ेंगे इसमें, तो तुम 5 लिखोगे खाली। तुम्हें डेसिमल प्लेस 0 लिखने तो तुम पॉइंट लगा के कुछ भी नहीं लिख सकते, तुम्हें डायरेक्ट नंबर लिखना है बस, तो तुम सिंपली 5 लिखोगे। क्लियर है ये चीज, डेसिमल प्लेसेस बराबर करने हैं तुम्हें, डेसिमल प्लेसेस, ठीक। मल्टीप्लीकेशन में क्या सीन है, 4.2 इंटू ये हो गया तुम्हारे पास 84 आएगा, और 2 डेसिमल प्लेस है तो जो 0.84 हो जाएगा। अब इसमें ध्यान से देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे पास 2, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है तुम्हारे पास 1, ठीक है, इसमें तुम्हारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 है, तो तुम क्या लिखोगे, तो तुम क्या करोगे इसे, तुम इसे क्या करोगे, इसमें तुम्हें एक सिग्निफिकेंट फिगर बनाना पड़ेगा, एक सिग्निफिकेंट फिगर तुम्हें बनाना पड़ेगा, तो तुम क्या लिखोगे,
0.8 ही लिखोगे डायरेक्ट, क्योंकि तुम्हें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर बराबर करने हैं, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर बराबर हो गए। अब यहां देखो तुम, ये तुम्हारा 12 आएगा, 12 में तुम्हारे दो सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहां तुम्हारा एक है, यहां तुम्हारा एक है। तो यार ये एग्जांपल तुम्हें समझा देता, थोड़ा थोड़ा आइडिया दे देता है कि ट्रेलिंग जीरोस क्यों सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये जो चीज है ये तुम्हें 10 में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है। तो सपोज अगर मैं तुम्हें 10 लिख के दूं, तो तुम्हें फिजिक्स की भाषा में नहीं पता ना कि वो 2 इंटू 6 करके आया है कि 2 इंटू 5 करके आया है। अगर वो तुम्हें बता देता है कि 2 इंटू 5 करके आया है, तो इसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर वो तुम्हें बता देता है कि 2 इंटू 6 करके आया है, तो उसमें एक सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि जो लास्ट वाला 2 था वो तुमने जीरो से कन्वर्ट कर दिया, उसने अब मेरे को मेरी कैलकुलेशन के बारे में कुछ नहीं बताया। इसीलिए ट्रेलिंग जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। कहने का मतलब यह है कि अगर ये नंबर है मेरे पास, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 1 2 3 4 भी हो सकते हैं। किस मल्टीप्लीकेशन से आया है वो इस पर डिपेंड करता है। इसमें 4 भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, क्या पता तुम्हें सारे कन्वर्ट करने पड़े हो, जैसे यहां तुमने 2 को 0 कर दिया। ठीक है, सिंपल सी बात ये है कि तुम लीस्ट केस मतलब वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हो, तो तुम 1 एज्यूम करोगे, तुम मिनिमम वाले काउंट करोगे। तो इसमें मिनिमम कितने हैं? मिनिमम इसमें 1 है, इसमें मिनिमम 1 है, तो दोनों बराबर है। यहां पे भी 1 हो गया। क्लियर है ये चीज? किसी को कोई डाउट हो तो बता देना। क्लियर है क्या? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसे अगर तुम डिवाइड करोगे तो ये सिंपली 2 आ जाएगा, बट तुम्हारे पास यहां कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? यहां पे तुम्हारे सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, यहां पे भी 2 हैं, तो तुम्हें इसमें भी 2 करने पड़ेंगे, तो तुम पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दोगे। क्लियर? ऐसे ही इसमें सपोज 16 इंटू 16 करना है हमें, तो ये हमारे पास आएगा 256 आएगा ना। तो 256 अगर मैं लिख दूं, तो 2 डेसिमल प्लेस यहाँ आ गए। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो तुम्हें ये राउंड ऑफ करना पड़ेगा। राउंड ऑफ का भी हम देख लेंगे, बट सिंपल 2.6 हो जाएगा एक। तो तुम्हारे 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ये चीज क्लियर हो गई? अब यार जो चीज मैं इतनी बार से बोल रहा हूँ, इतना वो कर रहा था, तो राउंडिंग ऑफ हम समझ लेते हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ इज वेरी सिंपल, बहुत सिंपल है, बहुत बेसिक है। ध्यान से सुनना, बस एक चीज समझनी है तुम्हें। अगर मैं बोलता हूं तुम्हें कोई नंबर है, अगर मैं बोलता हूं कोई नंबर है, तुम्हें उसे 10 के मल्टीपल्स में राउंड ऑफ करना है। मतलब 10 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 0 10 20 30 40 ऐसे करके 100 होगा और 90 होगा। ठीक है, ये मेरे 10 के मल्टीपल्स है। इसमें 110 भी होगा, 120 भी होगा। ठीक है, बट अपन अभी इतने की भी बात कर रहे हैं। इसका क्या सेंस है? इसका सीधा सीधा लॉजिक क्या है राउंडिंग ऑफ का? राउंडिंग ऑफ मैं बोलता हूं तो मेरे को इनमें से अपना कोई आंसर चाहिए, मेरे को अपना आंसर इनमें से कुछ चाहिए। तो सपोज अगर मैं बोलता हूं मेरे को 6 को राउंड ऑफ करना है, मेरे को 6 को राउंड ऑफ करना है, तो तुम सिंपल सा ये देखोगे कि ये 6 किस 10 के मल्टीपल के क्लोजेस्ट है। किस 10 के मल्टीपल के क्लोजेस्ट है? 10 के क्लोजेस्ट है, तो इसे मैं 10 लिख सकता हूं, क्योंकि वो इसके सबसे पास है। अपनी कैलकुलेशन में सबसे कम गलती करना चाह रहे हैं ना हम, तो ये मैं मान सकता हूं कि 6 मेरा 10 है। अगर मैं 0 ले लेता तो बहुत जगह आ जाती, बहुत ज्यादा गैप हो जाता, बहुत दिक्कत आ जाती हमें। 20 लिख देता तो भाई उससे भी ज्यादा हो जाती, ऐसी 30 में भी और ज्यादा हो जाती। सबसे क्लोज कौन है इसके? 10 के 6 जो है वो सबसे ज्यादा 10 के क्लोज है, तो हमने 10 कर दिया। क्लियर? अब यार सिंपली देखो, अगर मैं तुमसे कहता 14 है, तो 14 भी तुम्हारा 10 के ज्यादा पास है 20 से। ऐसे ही अगर मैं 27 लिखता तो वो 30 हो जाता, क्योंकि 27 30 के पास है। दिक्कत तुम्हें कब आएगी? दिक्कत तुम्हें जब आएगी जब तुम्हारे पास सपोज 35 आ गया। अब ये 35 30 के भी पास है और 40 के भी पास है। 35 तुम्हारा 30 के भी पास है और 40 के भी पास है, तो तुम्हें क्या करना है? इस नंबर को, ये जो पीछे वाला नंबर है, पिछू वाला जो नंबर है, इसे तुम्हें इवन बनाना है। ये इकलौता रूल है राउंडिंग ऑफ में, और कोई रूल है ही नहीं। ये इकलौता रूल है राउंडिंग ऑफ में, और कोई रूल है ही नहीं। ठीक है, ये चीज क्लियर है? क्लियर है ये चीज? तो ये पीछे वाला नंबर है, इसे तुम्हें इवन बनाना पड़ेगा। तो तुम क्या लोगे? 40 ले लोगे 35 की जगह, क्योंकि 4 हमारा इवन है, 3 हमारा ऑड है। और यार 2 ही चॉइस होंगी तुम्हारे पास, इवन ऑड। यही तो खासियत है इवन ऑड की, कि वो एक एक के गैप पे आ जाते हैं। इवन के बाद ऑड आता है, ऑड के बाद इवन आता है। ये खासियत है इवन ऑड नंबर्स की। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास जब भी केस फंसे, तो तुम्हें बस पीछे वाले नंबर को इवन बनाना है। ये कौन सा केस है? जिसमें लास्ट नंबर तुम्हारा 5 है, मतलब समझ में आ जाएगा। अभी हम एग्जांपल कर लेंगे, तो ये चीज समझ में आ गई। सिंपल राउंडिंग ऑफ का फंडा ही है। अब हम क्वेश्चन से समझने का ट्राई करते हैं। अपन चेंज कर लेते हैं, रेड ले लेते हैं। ये वाला अगर क्वेश्चन देखोगे तो ये तुमसे कह रहा है कि मेरे को एक डेसिमल प्लेस तक इसे राउंड ऑफ कर दो, मतलब यहां मेरा लास्ट डिजिट आना चाहिए, इसके आगे कुछ नहीं होना चाहिए मेरे पास। तो बेसिकली ये मेरे से क्या कह रहा है कि लास्ट की सारी डिजिट 0 हो जाए, तभी तो तुम इन्हें हटा पाओगे। अब ये तुमसे बस इतना पूछ रहा है कि यार ये मैं 400 से करूं कि मैं 500 में लिखूं।
ठीक है, मैं वो लास्ट के डिजिट्स 0 400 लिख के बनाऊं कि 500 लिख के बनाऊं, यही तो कर रहे थे तुम। 10 और 0 में तुम देख रहे थे कि यार मैं 10 लिख के उसे बनाऊं कि उसे 0 कर दूं, उसे 20 कर दूं या 10 कर दूं, यही तो तुम देख रहे थे। तो यहाँ 3 डिजिट्स की बात हो रही है, यहाँ 3 डिजिट्स की बात हो रही है, इसलिए तुम्हें 3 डिजिट वाले नंबर लिखने पड़ेंगे। तो ये 400 और 500 में बात होगी, क्लियर सी चीज है। तो 422 तुम्हारा 400 के ज्यादा पास है कि 500 के ज्यादा पास है? भाई 400 के ज्यादा पास है, तो तुम इसे 6.400 लिखोगे, उसे तुम 6.4 लिख सकते हो। एक डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया और तुम्हारा आंसर भी आ गया। ऐसे ही सेकंड वाले क्वेश्चन में 2 डेसिमल प्लेस तक तुम्हें राउंड ऑफ करना है, तो तुम क्या करोगे? 6.48, ठीक है, ये है। तो 8 के बाद वाला तुम एनालाइज करना स्टार्ट करोगे, तो तुम्हारे पास 872 है। तो ये तुमसे पूछ रहा है कि यार मैं 800 के ज्यादा पास हूं कि 900 के ज्यादा पास हूं। उसका सिंपल सा क्वेश्चन है तुमसे, तो तुम बोलोगे यार मैं 900 के ज्यादा पास हूं, तो तुम इस 8 को 9 में कन्वर्ट कर दोगे और इन 0 को हटा दोगे, तो तुम्हारा 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। आई गेस ये चीज क्लियर है, समझ में आ रहा है? जितना वो बोल रहा है उससे स्टार्ट करके उसके आगे सारे 0 लगा देना जहां तक तुम्हारे नंबर है, वो वाला नंबर प्लस उससे एक ज्यादा वाला नंबर, उन दोनों में तुम्हें कंपेयर करना है कि मेरा अभी जो दे रखा है मेरे को 872 दे रखा था, 800 के ज्यादा पास है, 900 के ज्यादा पास है, 800 और 900 मैंने खुद बनाया, ठीक है। ऐसे ही इसमें ये वाला केस ध्यान से देखना, ये वाला केस ध्यान से देखना। 6.997 ये तेरे से कह रहा है कि 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना, मतलब 97 मेरा 90 के ज्यादा पास है या मेरा 100 के ज्यादा पास है, यही तो पूछ रहा है, सिंपल सी चीज। बट इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि 97 को तुम्हें 100 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये तो तुम्हें पता है। बट इसमें देखो 9 और 7 को तुमने यहां 0 0 कर दिया ना, एक 1 लगा दिया लेफ्ट हैंड में, लेकिन तुमने 9 और 7 को 0 0 कर दिया। ऐसे ही तुम्हें ये नंबर अगर तुम राउंड ऑफ करे तो यहां 0 0 आ जाएगा, क्योंकि 9 7 को तुमने 100 कर दिया, ठीक है, 100 कर दिया, तो एक 1 बचा ना तुम्हारा 1 इस 9 में ऐड होकर 0 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यहां पे एक 1 आ जाएगा, तो ये 7.000 बन जाएगा। अब तुम्हें ये चीज 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करनी थी, तो तुम्हें 7.00 करके लिखना पड़ेगा। ये आ गया तुम्हारे पास 7.00, क्लियर, समझ में आ रही है चीज? 2 डेसिमल प्लेस तक तुमने राउंड ऑफ कर दिया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन, ये वही वाला क्वेश्चन है, ये वो वाला पार्ट है जिसमें 6.6500। अब इसमें तुम ध्यान से देखोगे, वो कह रहा है मेरे से पहले डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दो, तो मैं क्या करूंगा 6 5 यहां दिखेगा नहीं तुम्हें, एक सेकंड वेट करो, एक सेकंड, अपन नई इंक ले लेते हैं क्योंकि बीच में लिखने लगे हम। 6500 मेरा 6000 के ज्यादा पास है कि 7000 के ज्यादा पास है? उसने सिंपल तुमसे सवाल पूछा है, दोनों के पास, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे, लेकिन मेरा ये वाला नंबर जो है इवन है, तो मैं उसे चेंज नहीं करूंगा। ये वाला मेरा नंबर इवन है तो मैं उसे चेंज नहीं करूंगा, तो मेरा आंसर 6.6 आ जाएगा। क्लियर है ये चीज? अब हम जल्दी जल्दी करेंगे, ट्राई करते हैं। इसमें क्या है तुमसे 80 और 90 के बीच में पूछ रहा है, इसमें तुमसे 80 और 90 के बीच में पूछ रहा है, बट मेरा एग्जैक्ट 5 है, 85 है, तो मैं नंबर को चेंज नहीं करूंगा क्योंकि मेरा 8 है। अगर मेरा 5 होता या कुछ और ऑड नंबर होता तो मैं उसे चेंज करता, ठीक है, क्लियर है ये चीज? ऐसे ही इसमें देखो क्या कह रहा है तुमसे, 2 डेसिमल प्लेस तक करना है, सारे 5 के बाद 0 है, मतलब ये तुमसे 5 1 2 3 4 5 के बाद 4 0 और 6 के बाद 4 0 में कंपेयर करने को बोल रहा है, दोनों से बराबर डिस्टेंस पे हम इसे लेकिन इवन करेंगे, ये जो 5 है इसे हम इवन कर देंगे, तो ये 6.76 बन जाएगा। क्लियर है ये चीज? ऐसे ही इसमें तुम्हें 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो तुम यहां तक जाओगे। अब तुमसे पूछेगा कि 95 में कन्वर्ट करूं कि 90 में कि 100 में, ठीक है। 9 तुम्हारा ऑड है, 9 के क्लोजेस्ट जो 95 के भी क्लोज हो, एक इवन नंबर 100 है, उसमें लास्ट की डिजिट 10 होगी, तो तुम 10 वाला ही लोगे क्योंकि 10 इवन है। अब इसमें ध्यान से देखो, जो चीज मैंने इस वाले पार्ट में समझाई थी वही चीज इसमें यूज होगी कि अगर तुम्हें 95 को 100 में लिखना है तो 9 और 5 वाली डिजिट तो तुम्हारी 0 0 हो गई, ठीक है। तुम्हारा 1 जो है वो एक एक्स्ट्रा आ गया, तो अगर मैं इसे लिखूं तो मैं इसे, अगर ये वाला पार्ट अगर अपन सॉल्व करें अच्छे से, तो 8.995 है, तो ये 8.900 हो जाता, लेकिन इसमें एक +1 हो रहा है ना, तो ये 9 पॉइंट, वहां 10 हो जाएगा, एक और कैरी हो जाएगी, तो 9.000 हो जाएगा। तुम्हें 2 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, तो तुम 9.00 करके अपना आंसर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये केसेस तुम्हें अच्छे से पता होने चाहिए, इसमें तुम गलती नहीं कर रहे हो। ये वाला जो पार्ट है इसमें तुमसे कह रहा है 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ही इज आस्किंग कि 6501
6000 के ज्यादा पास है कि 7000 के ज्यादा पास है? सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 7000 के पास है, भले ही एक से ज्यादा पास है बट 7000 के ज्यादा पास है, तो तुम इसे 6.7 लिखोगे। एक डेसिमल प्लेस तक तुमसे राउंड ऑफ करने के लिए बोल रहा है तो तुम इसे 6.7 लिख दोगे। इसमें तुमसे 2 तक के बोल रहा है तो मतलब यहां तक बोल रहा है। 8 5 के बाद आगे की चीजें हैं, तो ये तुमसे क्या कह रहा है? ये तुमसे कह रहा है कि भाई 8 के बाद 1 2 3 4 5, 8 के बाद 5 0, ये नंबर जो मेरे को मिला है इसके बाद 5 0, 852007, ये नंबर मेरा इसके ज्यादा पास है कि इसके ज्यादा पास है? भाई अंधे को भी दिख रहा है ये नंबर इसके ज्यादा पास है, तो तुम सिंपली 7.49 अपना आंसर बता दोगे। समझ में? ये चीज राउंडिंग ऑफ इज वेरी इजी, बट तुम्हें बेसिक राउंडिंग ऑफ का मतलब समझ में आना चाहिए। बेसिक राउंडिंग ऑफ का तुम्हें मतलब समझ में आना चाहिए। ये चीज क्लियर है आई गेस? किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी बता सकता है मुझे? ठीक है, ये सॉल्यूशन है। अगर तुम एक बार दोबारा ट्राई करके देख लेना पीछे वालों को, वहां पे थोड़ा क्लियरली नहीं लिखा है तो मैंने वहां पे ऐसे ही समझा दिया था, बट तुम ये देखो, ये 7 आ रहा है, ये 9 आ रहा है, ये 6.76 आ रहा है। ठीक है, क्लियर है? ये 9 आ रहा है, दिस इज सब सही है। ठीक है, तुम चेक कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। एक ही रूल है सिंपली, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ इज वेरी इजी अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर है। और इससे क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं? अपन सेशन जो होगा हमारा कल, जो हमारा वो वाला सेशन है स्पेशल क्लास है, उसमें अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, इस पार्ट को छोड़ के, एरर एनालिसिस को छोड़ के, क्योंकि यार एरर एनालिसिस में थोड़ा अभी मैं पढ़ाया नहीं है। ठीक है, बेसिक सी चीज है। अब ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हमने सीख लिया। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज बेसिकली तुम 2.1 इंटू 10 लिख रहे हो। ठीक है, तुम क्या लिखते हो? 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर लिखते हो। ठीक है, इज इक्वल टू 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर हो गया ना 1 मीटर। तो ये 2 है, दिस इज योर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इसका क्या सिग्निफिकेंस? इसका सिग्निफिकेंस ये, अगर मैं ऐसे लिख दूं, अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 1 कुछ क्वेश्चन मार्क बराबर 10 टू पावर 3 मीटर है, तो तुम समझ नहीं जाओगे कि यार ये किलोमीटर की बात हो रही है। क्या तुम समझ नहीं जाओगे कि ये किलोमीटर की बात हो रही है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का यही सिग्निफिकेंस है कि जस्ट बाय नोइंग द पावर ऑफ 10, तुम 10 की पावर देखते ही बता सकते हो कि वो एटो की बात हो रही है। हमने इन्हें नोटिफिकेशन दिए, मतलब नोटेशन दिए। जैसे तुम 3 को 10 की पावर 3 को वो किलो बोलते हो, उससे एक पावर कम करोगे तो उसे हेक्टा बोलते हो। ये सारी चीजें होती है ना, तो ये हमने इन्हें नाम दिए हैं। तो तुम 10 की पावर देखते ही एक नाम पे पहुंच सकते हो। ये तुम्हें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एक फायदा है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का एक फायदा है। ये चीज क्लियर हो गई अगर, तो इसको अगर मैं ढंग से समझाऊं तो तुम्हारे पास ये वाला तुम्हें बचपन में याद कराया होगा, किलोमीटर, हेक्टामीटर, ठीक है, डेकामीटर, ठीक है, मीटर, डेसीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर, ये तुम्हें याद कराए होंगे। ठीक है, अगर तुम यहां से यहां जाते हो, अगर तुम यहां से यहां जाते हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो? तुम देख रहे हो कि यार एक डेसीमीटर में, डेकामीटर में कितने मीटर होंगे, तो तुम लिखोगे 10 टू पावर 1 मीटर। तुम अगर यहां से यहां जा रहे हो तो तुम लिखोगे एक हेक्टामीटर में मेरे 10 टू पावर 2 मीटर होते हैं। तुम ऊपर जा रहे हो, तुम सीढ़ियां चढ़ रहे हो, तो ये 10 की पावर बढ़ेगी। अगर तुम यहां से यहां जा रहे हो तो तुम लिखोगे 1 किलोमीटर बराबर 10 टू पावर 3 मीटर। अगर तुम सीढ़ी उतर रहे होते तो तुम क्या लिखोगे? 1 डेसीमीटर बराबर 10 टू पावर, एक स्टेप नीचे आ गए ना तुम माइनस में चल दिए, 10 टू पावर -1 मीटर। फिर अगर तुम एक और स्टेप नीचे आ गए तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 टू पावर -2 मीटर। क्या यही होता है? क्या यही होता है? यही होता है। ये तुम इधर ले लोगे तो 100 हो जाएगा। 1 मिलीमीटर बराबर 10 टू पावर -3 मीटर। जस्ट बाय नोइंग द, ये या तो तुम्हें ये पता हो या तुम्हें पावर पता हो, तुम बता सकते हो तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या है। तुम्हारी जो चीजें चल रही है, जो तुम मेजरमेंट ले रहे हो, वो किस मैग्नीट्यूड में चल रही हैं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। समझ में आ गया इसका यूज क्या है? जैसे टेरा है, टेराबाइट होता है, 10 टू पावर 12 टेरा होता है। जीगा को हम गीगाबाइट जैसे होते बोलते हैं, ठीक है ना। उसमें गीगाबाइट अगर तुम उसे निकालोगे वो तो 10 टू पावर 9 के ऑर्डर का ही आएगा, इसलिए हम उसे गीगाबाइट बोलते हैं। टेराबाइट टीबी होता है, 1 टीबी जैसे हार्ड डिस्क वगैरह आती है, तुम उसे अगर बाइट के उसमें कंपेयर करोगे, ठीक है ना, तुम क्या करते हो? तुम मेगाबाइट को फिर तुम गीगाबाइट और टेराबाइट में आते हो, तो तुम्हें लग रहा होगा कि यार पावर उतनी नहीं आएगी, तुम कैलकुलेट करके देख लेना, पावर वही आएगी। क्लियर है ये चीज? हर चीज का एक लॉजिक होता है, हर चीज का एक रीजन होता है। ठीक, ऐसे ही मिलीमीटर 10 टू पावर -3, ये चीज मैं बता चुका हूं। इसे याद करने का तुम्हारे पास क्या तरीका है? तुम बस ये इनिशियल याद कर लोगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, तो पहली चीज जो है, इसे याद करने का तरीका क्या है? किंग हेनरी डाइड, क्योंकि यार ये यूज आती है बहुत जगह।
मदर डिड नॉट क्राई मच। भाई ये तो इंपॉर्टेंट चीज है भाई, मम्मी रोई कैसे नहीं, है ना, मम्मी रोई कैसे नहीं भाई, किंग हेनरी मर गए। ये है, ये तुम्हें ये याद कर लेना, इससे तुम्हें ये याद करने में हेल्प होगी। तुम्हें बस ये इनिशियल मिल जाएंगे, इनिशियल मिल जाएंगे तो तुम्हें याद आ जाएगा कि यार हेक्टामीटर है, डेकामीटर है। तुम कंफ्यूज डी और डी वाले में कर दोगे तो यार डेका, डेका करके तुम्हें सुनाई दे रहा है डेका, ये तुम्हारा क्या डेसी। डेका, डेका मतलब बड़ा होगा भाई, चौड़ा आदमी होता है, उसकी आवाज भारी होती है ना, तो डेका, डेका हो रहा है मतलब ज्यादा होगा। किससे ज्यादा होगा, मीटर से ज्यादा होगा। डेसी भाई बहुत पतली सी आवाज है, हल्की सी आवाज है, तो छोटा कमजोर इंसान हो सकता है, तो डेसी मतलब मीटर से कम होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर है, ये तुम याद कर सकते हो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड का। आई गेस तुम्हें समझ में आ गया। अब निकालना कैसे, तुम्हें कोई नंबर लिख के दे दिया किसी ने, तो तुम्हें ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कैसे निकालना है। तो भाई अगर मैं तुमसे बोलूं इसमें मैक्सिमम पावर एक्सट्रैक्ट करो 10 की, तो तुम क्या लिखोगे इसे, 0.32678 इंटू 10⁵ लिखोगे, ये लिखोगे। इसे तुम लिखोगे 0.921 इंटू 10⁻³ लिखोगे। क्लियर है। द थिंग इज, अगर तुम इसे राउंड ऑफ करने चले गए, अगर तुम इसे राउंड ऑफ करने चले गए, जो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि हम इसे इग्नोर करते हैं, और तुमने इसे राउंड ऑफ करके कैलकुलेशन की, तो तुम इसे 0 ले लोगे और तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो जाएगी। 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा, जो हम मैथ में देखते हैं वो चीज है नहीं इंपॉर्टेंट, बट फिर भी 0 तुम इसे ले लोगे, तुम्हारी पूरी कैलकुलेशन 0 0 से भर जाएगी, तो तुम्हारा नंबर भी 0 ही आएंगे। इसे अगर तुम राउंड ऑफ करोगे तो तुम्हारा 1 आएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन 0 नहीं होगी, तुम्हारी कैलकुलेशन 0 नहीं होगी, तुम्हारा ठीक ठीक चल जाएगा कि यार चलो 1 है 0 नहीं है। 0 से हमें दिक्कत है, 0 से हमें दिक्कत है, तो हम क्या करते हैं, 10⁻, तब तक बढ़ाएंगे, तब तक बढ़ाएंगे, कब तक बढ़ाएंगे, जब तक हमारा राउंड ऑफ करके 0 ना आ जाए, जब तक हमारा राउंड ऑफ करके 0 के अलावा 1 ना आ जाए, मतलब 1 ना आ जाए। ठीक है, 1 ना आ जाए, 0 ना हो 1 हो जाए चलेगा। तो तुम इसे अगर लिखोगे तो 3.2, 1 नहीं नॉन जीरो, 1 नहीं नॉन जीरो, समझ गए, आई गेस तुम समझ गए। ठीक है, इसमें अगर तुम इसे राउंड ऑफ करोगे तो ये 3 हो जाएगा, 3 इंटू 10⁻⁴ हो जाएगा, तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल सही चलेगी, बिल्कुल स्मूथ चलेगी। इसमें क्या दिक्कत थी, आई गेस तुम्हें समझ में आ गया। तुम इसे राउंड ऑफ करते तो 0 लिख देते, राउंडिंग ऑफ बहुत जगह हो जाती है, तो ये 0 0 आ जाता सब जगह भाई, तुम्हारा सब गड़बड़ हो जाता, तुम्हारी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। लेकिन जैसे ही तुमने इसे 3.2678 इंटू 10⁻⁴ लिखा, अब तुम इसे राउंड ऑफ करो तो ये नॉन जीरो आ रहा है। इसमें तुम्हारा मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना क्यों सही था, क्योंकि इसमें 1 हो जा रहा था राउंड ऑफ करके। इसमें तुम्हारा मैक्सिमम एक्सट्रैक्ट करना इसलिए गलत था कि राउंड ऑफ करके 0 हो जाता, तो तुम्हें बेसिकली तब तक 10⁻ लेनी है जब तक उसका राउंड ऑफ एक नॉन जीरो नंबर ना हो जाए, नॉन जीरो नंबर ना हो जाए, मिनिमम नॉन जीरो नंबर ना हो जाए, मिनिमम नॉन जीरो। ठीक है, अगर ऐसे बोलना है तमीज से तो। क्लियर है ये चीज, किसी को इसमें कोई डाउट हो तो मेरे को चैट में या कमेंट्स में बता दो। ठीक है, आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, चलो यार आगे बढ़ते हैं। अब यार ये सब तो हो गया, आज का सेशन हमारा पूरा हो गया, बट जो चीज इंपॉर्टेंट है वो ये है कि मैं तुम्हें बार बार बता रहा हूँ, अनअकैडमी अब ट्राई कर लो, फीचर्स बहुत अच्छे हैं, जो इकोसिस्टम एनवायरनमेंट तुम्हें पूरा प्रोवाइड होगा तुम्हारी प्रिपरेशन के लिए, बहुत प्यारा एनवायरनमेंट है। तो अगर तुम्हें 1% भी मेरी बात समझ में आ रही है तो तुम वो चीज ट्राई कर सकते हो। ट्राई कैसे करना है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, लॉग इन करो, नंबर से ईमेल आईडी सबके पास होगी, सब लॉग इन कर सकते हैं। जैसे तुम वो कर लोगे ट्राई अकेडमी फॉर फ्री, अगर तुम्हें मेरी बात पे भरोसा नहीं, थोड़ा बहुत डाउट है, तो अपने लिए ट्राई करके देखो, 1-2 स्पेशल क्लासेस लो, मैं या मेरे जैसे और भी एजुकेटर्स हैं प्लेटफॉर्म पे, वो तुम्हें वहां पर्सनली गाइड कर सकते हैं, बिल्कुल लाइव इंटरेक्शन हो सकता है, बहुत प्यारा माहौल रहता है। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यार प्राइसेस वगैरह का मैं तुम्हें समझा चुका हूँ, दिस इज अपन पेन चेंज कर लेते, कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज 80 रुपी पर डे। तुम मेरा कोड यूज करोगे, इसका मतलब अभी मैं समझा दूंगा, अगर तुम्हें मतलब उसके लिए तुम रखे हुए हो तो इसका मतलब अभी मैं समझा दूंगा, बट जैसे तुम ये कोड यहाँ डालोगे, इसका एक प्यारा सा एनिमेशन आएगा और ये प्राइस तुरंत 10% ऑफ हो जाएगा। ये 1 लाख रुपए 90,000 हो जाएंगे तुरंत। ये प्लस के लिए बात हो रही है, ये आइकॉनिक के लिए बात हो रही है, क्या डिफरेंस है वो अभी मैं समझा दूंगा, बट पहले प्राइसिंग देख लो। 70 रुपए पर दिन भाई, 70 रुपए पर दिन है ये वाला, 2100 रुपए तो मैं देख ही रहा होगा, 70 रुपए पर दिन है बस, लिटरली 70 रुपए पर दिन है। जितना लंबा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो उतना लेने का ट्राई करो। कोटा वगैरह जाओगे, किसी कहीं भी ऑफलाइन कोचिंग लोगे, 3 लाख रुपए तुम्हारे कहीं नहीं गए, 3 लाख रुपए खर्च होने ही होने हैं। अगर 3 लाख रुपए तुम्हारे खर्च होने तो यार कम से कम इंस्टॉलमेंट तो तुम्हें ज्यादा मिले, वो भी नहीं मिलती, 10 इंस्टॉलमेंट तुम्हें मैक्सिमम मिलेंगी, 30,000 रुपए तुम्हें करके देने ही पड़ेंगे। बट द थिंग इज यहाँ पे तुम्हें उससे भी 1/3 देना है, उससे भी तुम 24 इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो यार, तो तुम्हें समझ में आ गया ना,
पहले तुमने 3 से डिवाइड किया, फिर तुम 24 से भी डिवाइड कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास नो कॉस्ट ईएमआई है, सिंपली ईएमआई पे लो, महीने में पेमेंट चलने दो, तुम्हारी प्रिपरेशन हो जाएगी, तुम्हारा आईआईटी निकल जाएगा, इसका पेमेंट हो ही जाएगा, पता भी नहीं लगेगा तुम्हें। इतना ईजी है, इतना ईजी है, ठीक है, क्लियर है चीज। इसका मैं मतलब बता देता हूं, लॉग बुक 10 क्वालिटी का अगर तुम्हें डर लग रहा है तो 2 बार 100% स्कोर हुई है लगातार अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए बच्चों की, प्रतिन मंडल, ठीक है, और इस बार एक और बच्चे ने स्कोर किया है, उसके बारे में आई गेस तुम लोग जानते होंगे, ठीक है, इसके बारे में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब है एलजीबीके का लॉग बुक तुम्हें यही डालना है, तुम्हें यही डालना है, ये नहीं डालना, ये बस मैं मतलब समझा रहा हूं, ठीक है, ये बस मैं मतलब समझा रहा हूं। लॉग बुक 10 का मतलब है, लॉग बुक इज बेसिकली जिसमें हम अपने इंपॉर्टेंट इवेंट रखते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं। तो यार तुम्हारा मेरे पे भरोसा करके ये कोड यूज करना इज अ इंपॉर्टेंट थिंग फॉर मी, तो तुम मेरी लॉग बुक का पार्ट बन जाओगे, और तुम लोग मेरे पे भरोसा करके अपना सब्सक्रिप्शन लोगे, अपनी लाइफ का एक डिसीजन ले रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाऊंगा, तो तुम लोग की लॉग बुक में मैं इंक्लूड हो जाऊंगा। तो अगर तुम चाहते हो हम एक दूसरे की लॉग बुक का पार्ट बने, तो तुम्हें क्या करना है, सिंपली ये कोड यूज करना है। कहाँ, इस डिब्बे में मस्त एनिमेशन आएगा और ये प्राइस तुरंत 10% कम हो जाएगा, तो तुम करके देख सकते हो। दोनों के लिए आइकॉनिक और प्लस, या फिर कोई भी और भी एग्जाम के थ्रू, तुम थ्रू आउट कोई भी एग्जाम का अगर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो तुम्हें तुरंत 10% ऑफ मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर। प्लस और आइकॉनिक में क्या डिफरेंस है मैं समझा चुका हूं। प्लस इज बेसिकली तुम्हारे टेस्ट एंड क्लासेस, आइकॉनिक इज स्ट्रेटेजी एंड आई थिंक स्ट्रेटेजी 60% एंड क्लासेस एंड टेस्ट आर 40%, क्योंकि अगर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, अगर तुम मैथ ही पढ़ रहे हो और मैथ के ही टेस्ट दिए जा रहे हो, तो तुम्हारे मार्क्स अच्छे आएंगे, लेकिन क्या एडवांस निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो उस चीज के बारे में तुम्हें समझाने के लिए, बताने के लिए, जो यहाँ पे 18+ बुक के ऑथर्स, कोटा की टॉप फैकल्टी, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, जो तुम्हारी नीचे साउथ में जो बेस्ट कोचिंग है उसके एजुकेटर, ये सब तुम्हें अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। तो आई गेस ट्राई करना, अपने लाइफ के लिए एक इंपॉर्टेंट डिसीजन भाई किसी के ऐसे ही हाथों में तो नहीं दोगे, एक डिपेंडेबल हाथों में दोगे ना, कि जिस पे भरोसा कर सकते, ट्रस्टवर्दी हाथों में दोगे। तो अनअकैडमी के हाथों में दो, जो तुम्हें 100% के उस पर दहलीज पे लाके खड़ा कर सकती है, उसमें वो कैपेबिलिटी है। क्लियर है चीज, ठीक है। ये टेबल फॉर्म में डिफरेंस है, किसी को उसमें समझ में ना आ रहा हो तो ये टेस्ट दो यार। इस टेस्ट की खासियत ये है कि दिस इज बिल्कुल फ्री फ्री फ्री, कुछ एनरोल करने के पैसे नहीं है। 22 तारीख को तो टाइम कम बचा है, एनरोल करो। एडवांस वाला पैटर्न है, 3 मिनट में एक क्वेश्चन है। कैसे एनरोल करना है, सिंपली यहां जाना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां पे ये मेरा कोड डालना है LGBK10, तुम एनरोल कर लोगे। फायदा क्या है, तुम्हें फ्री में ये सारे प्राइजेस मिल सकते हैं भाई, ये सारे प्राइजेस मिल सकते हैं फ्री में। तुम टेस्ट देके देखो ना, क्या दिक्कत है, वो तो चीज है ही, बट प्राइजेस मिल सकते हैं अगर तुम अच्छा स्कोर करते हो, या फिर तुम्हें अपनी किस्मत पे भरोसा है तो तुम राइट वाले प्राइजेस भी जीत सकते हो। आई गेस ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर किसी को वो वाला डायग्राम अच्छा नहीं लगा तो वो यहां से देख के समझ ले, बट समझ लो यार ये चीज, ये टेस्ट दे के देख लो। 22 तारीख को 11 बजे टेस्ट है, एक बार टेस्ट है यार, 1 घंटे का, क्या दिक्कत है, 1 घंटे तो तुम कहीं भी वेस्ट कर देते हो, ठीक है। अनअकैडमी पे डाउट पूछना बहुत आसान है। कैसे पूछना है, फोटो लो, क्रॉप करो, एक फोटो में एक ही डाउट, प्लस हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती किसी किसी की। प्लस दूसरी चीज क्या होती है कि कभी कभी लिखने में गलती हो जाती है, बुक वगैरह में रिवाइज्ड एडिशन वगैरह आते रहते तो ज्यादातर सही होता है। तो वो चीज ना हो कि यार कोई गलत क्वेश्चन सॉल्व करने में टाइम वेस्ट हो किसी का, तो तुम क्या करो, बुक से क्वेश्चन लाओ, वो पूछो, तुम अपना सब्जेक्ट बताओ, तुम्हें डायरेक्टली सॉल्यूशन, इंस्टेंटली सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तुम्हें वेट करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। फॉलो मी ऑन अनअकैडमी, वहां पे अपन डायरेक्ट बातें कर सकते हैं। किसी के 10 परसेंटाइल है, वो अपने अगले एग्जाम में इंप्रूव करना चाहता है, तो वो ये चीज मेरे से शायद यूट्यूब पे ना पूछवा, बट वो मेरे से अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट बात कर सकता है। वहां हमारी 1v1 चैट रहेगी, कोई भी बीच में नहीं आएगा। तुम नवीन कुमार सर्च करना, वहां पे IIT रुड़की सर्च करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा तुम्हें, उस पर जाओ, मेरे को फॉलो करो, वहां अपन डायरेक्ट बात कर सकते हैं। वहां पक्का रिप्लाई करूंगा, चैट में भी रिप्लाई करता हूं तो वहां भी करूंगा यार, इतना तो समझ रहे हो ना तुम लोग। तो यार मेरे को वहां फॉलो कर लो, कोई दिक्कत हो तो वहां पे बता देना, ठीक है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग माय सेशन। अपन मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आगे वाली क्लास जो है, कभी कभी क्लास का जो टाइमिंग्स होती है थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, तो तुम्हें पता लगना चाहिए यार ये आदमी जो मेहनत कर रहा है ये कितने बजे आता है, कितने बजे। किसी दिन सेशन पोस्टपोन हो गया तो यार तुम लोग वेट करते ना रह जाओ, तो ये सारी चीजों का तुम्हें पता लगना चाहिए, इसलिए सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल दबा देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर उन्हें राउंडिंग ऑफ और सिग्निफिकेंट फिगर टफ लगते हैं, जो कि बहुत ईजी है, ठीक है ना। लाइक कर देना, क्योंकि यार लोग डिसलाइक करके चले जाते हैं ऐसे ही, तो तुम दिखाना चाहते हो कि यार नहीं यार ये आदमी जो जेन्युइनली मेहनत कर रहा है, हमारे भविष्य के लिए सोच रहा है, तो तुम्हें लाइक करना पड़ेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब। अपन मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, ठीक है। स्पेशल क्लास में आना, अपन वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे एरर एनालिसिस को छोड़ के, ठीक है। बाय बाय।